इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो गॉस थ्योरम है और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन में एक है आपका एक इन्फाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्टेट वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट निकालना, और एक प्लेन चार्ज सीट यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज सीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक है स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एट द सरफेस और इनसाइड। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो गॉस थ्योरम देखिए क्या होती है। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग गॉस ने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी शेप एंड साइज का कोई भी क्लोज सरफेस है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε टाइम्स Q के बराबर होता है, यानी कि Q/ε0। ठीक, जहाँ पर Q क्या है, Q है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जो Q है वो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, और इसी को अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो यही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई, या इसको E.dA लिख सकते हैं, और ये Q/ε0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रहा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया गया है? क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट देख लेते हैं क्या होती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम बात करें कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक प्लेन सरफेस जो है सरफेस एरिया A का रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री होगा। ठीक, तो ये फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर E.A। ये तब फार्मूला लगाते हैं जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लेन सरफेस रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं और इसके यूनिट की। ठीक है, तो ये हो जाएगा EA cos थीटा। ठीक है, और अगर थीटा 0 डिग्री तो ये हो जाएगा EA। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक इसकी यूनिट होती है, अगर E की जगह हम V/D कर दें तो ये वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी ये वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये यूनिट हो गई, ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें जो है इसके एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया कोई क्लोज सरफेस ये है, इसके अंदर चार्ज Q है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो यहाँ पर क्या होगा Q/ε0 होगा। ठीक है, अगर एक चार्ज और -Q यहाँ पे रख दिया गया तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो बात हुई थी नेट चार्ज इनक्लोज्ड, तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इनक्लोज्ड नेट चार्ज यानी +Q और -Q, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर होगा नेट चार्ज हो गया Q +Q -Q/ε0 दैट इज़ 0। ठीक है, तो ये आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। ठीक, तो किसी भी शेप एंड साइज का कोई भी क्लोज्ड सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। सॉरी, अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ठीक, अगर मान लिया ये एक क्यूब शेप में एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, क्यूब शेप में,
ठीक, और चार्ज Q है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस कितना होगा, तब भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q अपन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन सरफेस कितना होगा। तो यहाँ क्यूब पर कितने सरफेस है, क्यूब के कितने सरफेस है, एक हो गया आपका टॉप का, एक बॉटम का, एक फ्रंट का, एक बैक का, एक लेफ्ट का, एक राइट का, टोटल 6 फेसेस हैं यहाँ पर। तो किसी एक फेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 1/6 टाइम्स Q अपन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर इतना आया, बशर्ते यहाँ पर चार्ज कहाँ होना चाहिए, सेंटर पे। ठीक, तो चार्ज यहाँ सेंटर पे होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस will be same. So electric flux through one surface here is 1/6 times Q upon epsilon naught. ठीक है, तो किसी भी शेप एंड साइज का कोई भी क्लोज सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस क्लोज सरफेस के थ्रू Q upon epsilon naught ही होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर चार्ज Q बाहर है और ये क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो चार्ज यहाँ पर क्या है, आउटसाइड है, तो यहाँ पे नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, यहाँ पे कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो नेट चार्ज इनक्लोज थ्रू दिस क्लोज सरफेस क्या है, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यहाँ पर कितना होगा, 0 upon एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। ठीक है, तो चार्ज अंदर होना जरूरी है, अगर बाहर चार्ज होगा तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें, तो इससे निकलने वाली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इट इज़ अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू ए सरफेस। किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब जो भी हैं, जितनी इंटर हो रही हैं उतनी ही आउट हो रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये फील्ड लाइंस जो इंटर हो रही हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पॉजिटिव, और जो ये फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा निगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहें कि चार्ज बाहर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस 0 होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में रहा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और इसके एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर पढ़िए और ये ज़्यादा नंबर में पूछे जाने के चांसेस के हैं। ठीक है, तो अब इसका जो एक एप्लीकेशन है वो है एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो यहाँ पर मान लिया एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब बहुत ही लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, ये और इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, ये चार्ज है यहाँ पर, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का है, तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बराबर होगी। तो लैम्डा यहाँ पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो L लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू L। तो L लेंथ पर चार्ज कितना होगा उसको क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चार्ज निकल आएगा। अब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस जो है यहाँ पर सिलेंड्रिकल होगा। ठीक, और ये जो लाइन चार्ज है ये इस सिलेंडर के एक्सेस पर होगा। तो यहाँ पर एक सिलेंडर हमने ड्रॉ कर दिया है, ये R रेडियस का सिलेंडर हो गया। ठीक है,
तो ये आर रेडियस का सिलेंडर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक सरफेस एलिमेंट, बहुत ही स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे जिसको हम सरफेस एलिमेंट बोलते हैं, और ये जो है dA मैग्नीट्यूड का है। ठीक, अच्छा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगी, इधर भी। ठीक है, इस तरीके से ये जो चार्ज वायर है एज ए एक्सिस, और इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक, तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस सरफेस पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, जैसे मान लिया ये है कर्व्ड सरफेस, ये सिलेंडर है। ठीक, ये कर्व्ड सरफेस हो गया, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड हैं इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, एट एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व्ड सरफेस। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो इस सरफेस के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक, लेकिन जो टॉप का सरफेस है और बॉटम का सरफेस है वहाँ पर देखें तो ये जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, वो इस तरीके से होंगी। ठीक है, मतलब सरफेस के पैरेलल। तो यहाँ पर बात करें एरिया वेक्टर, तो ये जैसे इसका एरिया ए है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, एरिया वेक्टर जो होता है एक एरो होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड और हेड डायरेक्शन शो करता है। ठीक, तो ये जो टॉप सरफेस है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक, तो इसके ऊपर एक एरो ड्रॉ किया, उसका लेंथ, इस सरफेस का मैग्नीट्यूड और हेड क्या शो कर रहा है, इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस सरफेस के थ्रू जो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो EA cos थीटा, सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो ये cos 90 कितना हो जाता है, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर जो आया वो कितना आएगा, cos 90 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। सेम यहाँ पे जो बॉटम का सरफेस है, ये प्लेन सरफेस, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा। जैसे ये बॉटम का सरफेस है तो इस पर एरो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उसका हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इस फेस की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, सरफेस के पैरेलल। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल आल्सो बी 0 एज हियर। ठीक है, जैसा आपने यहाँ पे देखा, सेम यहाँ पर भी। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा काउंट कहाँ से होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट होगा सिर्फ कर्व्ड सरफेस के थ्रू। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। ठीक है, और ये हो जाएगा E dA cos थीटा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये हमने कर्व्ड सरफेस पर एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किया था जिसका मैग्नीट्यूड dA है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो है cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आ गया। तो E जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस कर्व्ड सरफेस जो होगी वो सेम होगी एवरीवेयर, क्योंकि अगर इस कर्व्ड सरफेस पे कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट की दूरी जो है इस एक्सिस से क्या होगी, r होगी। तो कोई भी पॉइंट इस कर्व्ड सरफेस पे लेंगे उसकी इस एक्सिस से दूरी जो होगी r होगी, यानी एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो ये जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर dA का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो dA का इंटीग्रेशन तो हम सिर्फ यहाँ पे कर्व्ड सरफेस को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि टॉप और बॉटम के सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो चुका है। तो कर्व्ड सरफेस के एरिया को कंसीडर करेंगे।
तो कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? तो रेडियस r है और मान लिया ये l इसकी जो है लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एरिया 2 पाई r इंटू एल, ठीक है। तो ये जो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा, ठीक है। ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q क्या है? Q है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस कितना होगा? लैम्डा इंटू एल के बराबर। तो एल, ये एल लेंथ वायर इनक्लोज्ड है इस सिलेंडर के थ्रू, तो इस एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू एल, ठीक। तो यहाँ पर Q की जगह क्या रख देंगे? लैम्डा इंटू एल। ये आ गया। और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और ये है E इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है आप 9 इंटू 10 की पावर 9 सीधे रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा। और इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू यूनिट वेक्टर आर, मतलब इस रेडियस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर आर ले सकते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, मतलब रेडियस के अलॉन्ग है, तो उसी के यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन भी मिल जाएगी। यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शनल वेक्टर होता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, और यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये रहा एप्लीकेशन। इस तरीके से और भी इसके 2 एप्लीकेशन है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अपनी तैयारी को है ज़ोरों से करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, और एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, ठीक है। तो कोई भी लापरवाही ठीक नहीं। तो आज के लिए इतना ही, ओके।